हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पवन की माँ सुजाता अच्छे से तैयार होकर पर्स लिए घर से बाहर निकलती है और सड़क किनारे खड़ी एक ऑटो रिक्शा को रोककर अपने बेटी को आवाज लगाती है। पवन, अरे ओ पवन, जल्दी आ, देर हो रही है, समय से पहुंचना है हमें। सुजाता की आवाज लगाते ही फुटबॉल जैसा गोल मटोल पवन अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आता है। उसे देखकर सुजाता उसकी बलाएं लेती है और उसे ऑटो रिक्शा में बैठने को कहती है। पवन जैसे ही रिक्शा में बैठने की कोशिश करता है, उसका पेट अटक जाता है। माँ, मैं तो अटक गया, निकालो मुझे। हाय दैया, अरे ऑटो वाले, कैसा ऑटो है तेरा? मेरे बैठने से पहले ही अटक गया। अरे अम्मा जी, बुलडोजर को ऑटो में ठूसने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा ही होएगा ना। तूने मेरे बेटे को बुलडोजर कहा, नालायक। हाँ तो क्या क्रेन मशीन कहें? अरे इतना बड़ा पेट लेकर कौन सा आदमी चलता है? ये अनशन बकना बंद कर और निकाल मेरे बेटे को, वरना तेरा ऑटो किसी के बैठने लायक नहीं रहेगा। तभी ऑटो वाला पवन को पीछे से पकड़कर जोर लगाकर खींचने लगता है। जय बजरंग बली। कुछ देर कोशिश करने के बाद झटके से पवन का पेट ऑटो से निकलता है और वो ऑटो वाले के साथ पीछे गिर पड़ता है। तभी वहाँ से जा रही सुजाता की पड़ोसन विमला हंसते हुए कहती है, अरे दैया, सुजाता, अपने मोटल्ले बेटे के लिए तुझे ऑटो नहीं ट्रक मंगवाना चाहिए। क्यों इस ऑटो वाले और इसकी ऑटो को कष्ट दे रही है? अरे तुझे कौन टोकने गया है जो दांत दिखाती हुई यहाँ चली आई? माँ, मुझे पहले उठाओ तो बाद में बहस करना। हाँ हाँ बेटा, हाथ दे अपना। सुजाता पवन का हाथ पकड़कर उसे उठाती है और वहाँ से मुंह बनाते हुए दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं। तो बेचारा ऑटो वाला अब भी जमीन पर ही पड़ा होता है। अरे कोई हमको भी उठा दो। हाय राम, हमनी तो कमरी लचक गई है। नौटंकी क्या कर रहा है? खड़ा हो और ऑटो लेकर निकल यहाँ से। मेरे ही घर के सामने ऑटो खड़ी कर दी है। वो ऑटो वाला जैसे तैसे उठकर अपने ऑटो को लिए निकल जाता है। सुजाता अपने 25 साल के गोल मटोल बेटे के लिए उसकी जैसी ही लड़की की तलाश कर रही थी, लेकिन पवन का मोटापा उसकी शादी के आड़े आया हुआ था। एक रोज पवन ऑफिस से निकलकर बस लेने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। तभी एक बस अचानक रुकती है और उसमें से एक बेहद ही पतली लड़की उतरते हुए गिरने वाली होती है कि तभी पवन उसे संभाल लेता है। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं जिंदा हूँ? मुझे चोट लगी है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सड़क पे नहीं गिरी, मेरी बाहों में गिरी है। आपने तो मुझे सच में संभाल लिया, वरना मैं तो पता नहीं कहाँ पड़ी नजर आती। आपका धन्यवाद, आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी पवन उससे दूर हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं। तो अंकिता मन ही मन कहती है, ये इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ रहा ना? काश मैं इस लड़की जितना पतला होता तो माँ को ना लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। आपको कुछ कहना है मुझसे? मुझे नहीं तो। अच्छा, वैसे मुझे कहना था कि आप मुस्कुराइए मत, मुझे अजीब लग रहा है। अंकिता के इतना कहते ही पवन के चेहरे से मुस्कान मानो गायब हो जाती है और तभी उसकी बस भी आती है। तो पवन बस में चढ़कर चला जाता है। बीतते दिनों के साथ संजोग से अंकिता का रिश्ता पवन के लिए आता है। तो फोटो देखकर सुजाता सोच में पड़ जाती है, लेकिन पवन मुस्कुराता है। तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं तुझे ये लड़की पसंद तो नहीं? अभी कैसे बता दूं? मैं तो बस देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे लड़की को ज्यादा ही पतली नहीं है, जैसे कुपोषण का शिकार हो। माँ बिना कैसी बातें कर रही है? क्या पता उसने डाइटिंग करके खुद को पतला किया हो। हाँ, इन लड़कियों को डाइटिंग का तो भूत सवार होता है। कोई नहीं, अपने घर आएगी तो इसे हट्टा कट्टा बना दूंगी। यानी आप रिश्ते के लिए हाँ कह रही है? और नहीं तो क्या, पहली बार खुद रिश्ता चल कर आया है तो इसे हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? अब तो ये मेरी बहू बनेगी। सुजाता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। तो गृह प्रवेश के समय विमला नवविवाहित जोड़ों को देखकर कहती है, कसम से राम जी ने सबकी जोड़ी बनाई है, मतलब ढोलक के साथ सारंगी जैसी जोड़ी। हाँ, तो तू ये अपना भोपू जैसा मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? बच्चों को आशीर्वाद दे, उन्हें नजर ना लगा। हाँ हाँ, आशीर्वाद की तो बहुत जरूरत है इन दोनों को। भगवान दोनों की जोड़ी लंबे समय तक बनाए रखे।
गृह प्रवेश की रस्म के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुजाता गर्मी होने के कारण कमरे से हॉल में आकर कूलर चालू करके बैठ जाती है। हाय कितनी राहत मिल रही है। कमरे में तो जरा हवा नहीं लग रही थी। कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। कुछ ही देर में सुजाता की आंख लग जाती है। तभी पवन बाहर से आता है और हवा खाने के लिए कूलर के आगे खड़ा हो जाता है। तो सुजाता को हवा नहीं लगती और वो जाग कर देखती है कि पवन कूलर के आगे खड़ा हुआ है। तभी वो उससे कहती है, अरे ओ सामने से हट जा नालायक, सारी हवा रोक कर खड़ा हो गया है। माँ बाहर से आया था इसलिए पसीना सुखा रहा था। एक काम करना, कूलर में ही जाकर घुस जा, फिर यहाँ आकर भी तो हवा ले सकता है ना। ठीक है माँ, गुस्सा क्यों करती हो? लो हट गया। खुश? पवन वहाँ से हटकर सोफे पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अपने कपड़े लेकर अंकिता कूलर के सामने से जाती है तो कूलर की हवा से ना सिर्फ कपड़े उसके हाथ से उड़ जाते हैं बल्कि वो भी हवा से पीछे होकर अपनी सास की गोद में बैठ जाती है। तभी पवन कूलर बंद कर देता है। अंकिता तुम ठीक तो हो? हाँ, भगवान की दया से बस उड़ी नहीं। ये कूलर की हवा थी या आंधी थी, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। और ये मेरी गोद में आकर गिर पड़ी है ना। अरे क्या मुसीबत है, एक कूलर के सामने खड़ा हो जाए तो हवा को दूसरे तक पहुंचना मुश्किल है और दूसरी खड़ी हो जाए तो हवा के साथ खुद उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। मतलब पतली बहू और मोटा बेटा, ये देखकर तो खुद की किस्मत पर सवाल खड़े करने का मन करता है मेरा। माँ कैसी बात कर रही हो आप? लगता है नींद पूरी न होने के कारण आपको ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। मैं आपके कूलर को ऑन कर देता हूँ और आप आराम से सो जाओ, ठीक है? कोई आपको तंग भी नहीं करेगा। रुक जा, पहले सूखी को लेकर जा, उसके बाद ही कूलर चालू करना। हाँ हाँ जा रही हूँ, और सूखी नहीं हूँ मैं। हाँ। इतना कहकर अंकिता वहाँ से चली जाती है। बीतते समय के साथ साथ सुजाता की पतली बहू और मोटे बेटे के बीच की नजदीकियाँ और दोनों को खुश देखकर सुजाता को भी सुकून मिलता है। तभी एक रोज सुजाता के घर उसकी ननद आती है जो अंकिता को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो सीख सी बहू ले आई सुजाता, शरीर में जान है भी कि नहीं? जीजी जैसी भी है बहू, है तो मेरी ही ना। बहुत अच्छा स्वभाव है इसका। अरे स्वभाव का अचार डालेगी क्या? जरा इसके शरीर पर ध्यान दे। कहाँ हमारा हट्टा कट्टा पवन और कहाँ है माचिस की तिल्ली सी। फुलवा की बातें सुनकर अंकिता को बहुत निराशा होती है तो सुजाता उसे समझाते हुए कहती है, अरे बहू जीजी बड़ी है, उनकी बातों को दिल से न लगा। माँ जी, लेकिन वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी ना? आप देखना, मैं फिट होकर दिखाऊंगी, उनके कहने पर नहीं बल्कि अपने लिए। जिसके बाद से अंकिता अपनी डाइट पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगती है। सुजाता भी उसके खाने पीने पर कोई रोक नहीं लगाती। वहीं उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर पवन भी अब जिम ज्वाइन कर लेता है। 2 महीने में ही अंकिता अपना वजन कुछ हद तक बढ़ा लेती है, लेकिन पवन जैसा का तैसा ही रहता है। पतली बहू तो अच्छी भली हो गई, लेकिन मोटे बेटे का कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, इनको भी मैं फिट कर दूंगी। वैसे ये तो मुझे ऐसे ही सही लगते हैं। सच में? और क्या, तभी तो इसका रिश्ता खुद आया था हमारे पास। ये बात जानकर पवन तो हैरान ही रह जाता है, लेकिन दोनों सास बहू हंसने लगती हैं। संगीता अपनी सहेली अनमोल के साथ बाहर खाने के लिए जाती है और खाने के बाद अनमोल संगीता से बोलती है, खाना कितना अच्छा था ना, मैं तभी बोलती हूँ हमें हफ्ते में एक बार तो बाहर खाने का प्लान ही बनाना चाहिए। देखा ना आज कितना मजा आया खाकर। मजा तो आया, खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या अब तू इतने अच्छे खाने में भी नुक्स निकाल रही है क्या? देख यार, कुछ बोल ही मत तू। एक तो इतना अच्छा खाना खिलाया है मैंने तुझे, ऊपर से अभी लेकिन तुझे तो तारीफ करनी चाहिए। यार मैं इसीलिए बाहर का कम ही खाती हूँ। बाहर का खाने से मेरे पेट में आग के गोले बन रहे हैं। हाँ तो ये बोलना, तुझे ये सब पचता नहीं है। खाने को अब क्या पता था कि संगीता मैडम इतना अच्छा खाना पचा नहीं पाती है। देख यार, अब तू मजाक मत बना, वैसे ही इतना खाना खा लिया है कि पेट दर्द हो रहा है। अब ऊपर से तू ही मजाक बना रही है। मैं नहीं आऊंगी अब कभी तेरे साथ, तू हंसी ले अब। अरे पागल, मैं तो बस ऐसे ही मजे ले रही थी। वैसे तुझे इतना ही हो रहा है तो कोई खाना पचाने की गोली वगैरह ले लेना, तब तो ठीक रहेगा ना तेरे लिए। नहीं यार, मैंने इतना अच्छा खाना खाया, अब कोई खाना पचाने वाली गोली खाकर मुझे अपने मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना है। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रहने दे ये फालतू का आइडिया।
ये ठीक है, तुझे मुंह का स्वाद भी देखना है और पेट को दर्द भी नहीं देना। ऐसे कैसे चलेगा मैडम? कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। तू रुक, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ, वरना पूरे रास्ते यही बोलती रहेगी। नहीं रहने दे, कुछ मत ला। मुझे नहीं खाना कुछ भी। पेट दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन मुंह का स्वाद खराब हो वो सहन नहीं होगा मुझसे। तो कुछ मत ला तू, ठीक है ना? बस तू बोल ही रही है कि पेट दर्द सह लूंगी, लेकिन ये तो मुझे भी पता है ना कि तू पूरे रास्ते यही गाना गाती रहेगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए तू रुक, मैं जाकर अभी आती हूँ। अनमोल वहाँ से थोड़ी आगे ही जाती है और दुकान पर खाना पचाने की गोली मांगती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जब उसे कुछ नहीं मिलता तो सामने रखा हिंगोली का पैकेट ले लेती है और हिंगोली लेकर संगीता के पास जाती है और उसे बोलती है, ये ले, खाना पचाने के लिए तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन हिंगोली मिल गई, ये खा ले, ठीक महसूस होगा तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तू फिर भी ले आई। तू ही खाइए। अरे यार, मैं तेरे लिए लाई हूँ, खा लेना प्लीज। ठीक है, खा लूंगी, लेकिन तू भी खाएगी तो ही मैं खाऊंगी। बोल, अब खाएगी तू? चल ठीक है, खा लूंगी मैं भी। दोनों हिंगोली खाते हैं और हिंगोली खाकर संगीता बोलती है, यार ये तो कितनी अच्छी लग रही है। हमने इसे बचपन में भी खाई है, लेकिन इतनी अच्छी तो बचपन में भी नहीं लगी जितनी अब लग रही है। चलो तू मुझे पूरा पैकेट ही दे दे। वाह भाई वाह, अभी तक तो तुझे नहीं खानी थी, मैंने ही तुझे जबरदस्ती खिलाया। अब जब तुझे अच्छी लग रही है तो पूरा पैकेट खाना है। चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगी, दिया तुझे। यार सही में ये तो बहुत ही अच्छा है, और पेट भी थोड़ा हल्का हो गया है। चल चल, अब डकार मत मार, घर भी जाना है। संगीता और अनमोल वहाँ से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन संगीता को हिंगोली इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो बिना बात के भी हिंगोली खाती रहती और उसके चटकारे लेती रहती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद संगीता अपनी माँ के साथ किचन में खाना बना रही होती है कि तभी गैस छोड़ देती है और उसकी माँ सुनीता बोलती है, ये क्या लगा रखा है तूने? जब देखो कहीं बैठो तो अपनी बदबूदार गैस छोड़ती है। तूने तो पूरे घर में ही गंद फैला रखी है, अब यही किचन में करना जरूरी था क्या? अरे माँ, ये तो नेचुरल है, सबको होता है तो मुझे भी हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी ना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है तो मुझे मत बता ये नेचुरल है। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये जो पूरा दिन ये हिंगोली के चटकारे लेती रहती है ना, उसी का नतीजा है ये। हाँ तो क्या हुआ, पहले मैं कुछ भी खा लेती थी तो मेरे पेट में दर्द होने लगता था। कम से कम हिंगोली की वजह से मेरा पेट दर्द भी तो खत्म हो गया और गैस भी बाहर निकलने लग गई। ठीक है ये तो। ठीक है तो, लेकिन ऐसे बिना बात के गैस निकालना तो ठीक नहीं है। अभी तो सुबह ही हुई है, कुछ खाया पिया भी नहीं, तू पहले ही गैस छोड़ने लगी। क्या माँ, आप ये सब छोड़ो, बिना बात के आप ये क्या लेकर बैठ गई हो। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर आपकी पड़ोसन रमा आंटी भी तो आने वाली है ना। अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन मेरी बात सुन ले, तू उनके सामने आ गई और वहाँ भी तूने ये गंदी बदबूदार गैस छोड़ना शुरू किया ना, तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं बाहर आऊंगी ही नहीं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा तब ही आऊंगी। अब ठीक है ना। संगीता सुनीता के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में जाकर संगीता फिर वही हिंगोली खाने लगती है और खाते खाते बहुत सारे पैकेट खा लेती है। इतनी ज्यादा हिंगोली खाने से संगीता की जीभ भी छिल जाती है। ये देखकर संगीता बाहर आकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वहाँ सुनीता और रमा बात कर रहे होते हैं कि संगीता बोलती है, माँ ये देखो ना, मेरी जीभ पूरी छिल सी गई है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। अरे ऐसे कैसे कुछ खाया नहीं? तेरी हिंगोली वो किसने खाई? मैंने खाई क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि अब ये सब मत खाया कर। अब देख ले तेरी जीभ कैसे छिल गई है। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना भी क्या हो गया जो तो संगीता को इतना सुना रही है। अब वो नहीं खाएगी तो क्या हम लोग खाएंगे? नहीं ना। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि संगीता एक बदबूदार पात मारती है। तभी रमा बोलती है, आय हाय, ये क्या सड़ी सी जहरीली सी गैस छोड़ दी। बेटा मैं तो तेरी ही साइड ले रही थी, फिर क्यों तूने इतनी गंदी गैस छोड़ दी? थोड़ा तो समझा कर, ऐसे थोड़ी ना किसी के आगे कुछ भी कर देगी तू। क्या आंटी, अभी तो आप मेरी साइड ले रही थी और अब अचानक से माँ की तरफ हो गई। बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आज तो मेरे सामने किया है, कल अपने ससुराल वालों के आगे कर दिया तो इसलिए समझा रही हूँ तुझे।
थोड़ा तो खुद पर काबू किया कर। हाँ तेरी माँ सही बोल रही है, मानती हूँ ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है, नेचुरल है, लेकिन थोड़ा तो आसपास देख कर कर। कहीं भी ऐसे गैस छोड़ने लगेगी तो लोग तुझे ही पदौड़ी बोलेंगे। ये तो इसलिए निकलती है गैस क्योंकि मैं हिंगोली खाती हूँ ना। हाँ तो थोड़ी कम खाया करना, वैसे भी इतनी हिंगोली खाना अच्छी बात नहीं है, बहुत गर्म होती है हींग, और तू इतनी हिंगोली खाकर अपने ही शरीर में गर्मी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी ना। संगीता किसी की बात नहीं सुनती है और अपने कमरे में जाकर वापस से हिंगोली खाने लगती है। संगीता को अब तो जैसे हिंगोली खाने की आदत लग गई हो, वो हर टाइम हिंगोली खाती रहती है और कोई मना करे तो भी नहीं मानती और हिंगोली खाने लगती है। कुछ दिनों बाद संगीता को समय से पहले पीरियड्स हो जाते हैं और उसका पेट दर्द हो रहा होता है। वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसके कमरे में सुनीता जाती है और संगीता से बोलती है, क्या हुआ मेरी रेलगाड़ी, आज अपने कमरे में कैसे बैठी है? वैसे तो तुझसे एक जगह टिका नहीं जाता और आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तू। पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, इसलिए तो मैं बाहर नहीं आई आज। लेकिन क्यों हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो चल डॉक्टर के पास दवाइयाँ ले आते हैं तेरी। अरे नहीं माँ, ये तो पीरियड्स की वजह से हो रहा है, कोई नहीं। लेकिन अभी 15 दिन पहले ही तो तेरे पीरियड्स गए हैं और अब वापस आ गए। टाइम से पीरियड्स का ना आना भी प्रॉब्लम देता है। कोई बात नहीं माँ, 1-2 बार हो जाता है। 1-2 बार होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से तू ये हिंगोली खाने लग गई है ना, तब से ही हो रहा है। तू मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। तुझे पता भी है हींग हम खाने में चुटकी भर से कम डालते हैं क्योंकि वो गर्म होता है और ज्यादा गर्म खाने से ही पीरियड्स जल्दी आते हैं। इतना सब तो मुझे पता ही नहीं था माँ। हाँ तो अब पता चल गया है ना, इसलिए अब मेरी बात मान ले, अब ये फालतू की हींग गोली खाना बंद कर दे। सुनीता की बात सुनकर संगीता को समझ आता है कि कोई चीज एक लिमिट तक ही ठीक लगती है, इसलिए अब उसके बाद संगीता हिंगोली खाना कम कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।